हिंदी बेल्ट, जैसे मैंने बोला बंगाल अलग ही है, बंगाल में हिंदी में बात बंगाली लोग करते ही नहीं है। और मैं हिंदी सीखी हूँ मुंबई आने के बाद, पहले से तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। एंड बाकी स्किन टोन अगर है तो वो तो जो है वो उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नॉर्मल लड़कियों से जो फेयर होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं है मेरे, मतलब उनसे कम है मेरे पास। पहले दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी भी डस्की थी, काजोल, रानी मुखर्जी, दे आर डस्की, दे आर ऑल आर डस्की, बिपाशा बसु ऑल्सो। बट अभी आप देखोगे तो डस्की सब गोरी एक्ट्रेस नहीं लॉन्च हो, करेक्ट, सब गोरी चिट्टे। तुम रिजेक्टेड हो बिकॉज तुम्हारा स्किन टोन डस्की है, उनको फेयर लड़की चाहिए, अप मार्केट लुक चाहिए। मैं सोचती हूँ अच्छा पर मैं डाउन मार्केट हूँ, अच्छा क्या मैं क्या दिखती हूँ मैं, तो बोलते नहीं तुम मिडिल क्लास में आते हो, मतलब मेरा लुक जो है वो मिडिल क्लास। मैं भी एक टाइम पे थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, डिप्रेशन में, कोलकाता इंडस्ट्री में, नॉट मुंबई। मुंबई उस मामले में बहुत सही है मेरे हिसाब से। मैंने कोलकाता में बहुत सारा ऐसा फील किया एंड मैंने वहाँ पे बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। कोलकाता इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा है, हाँ वहाँ पे ज़्यादा रीजनल इंडस्ट्री और ज़्यादा है ये चीज़। अटेंशन तो सभी मांगता है वैसे, वो कुछ ज़्यादा मांगती है शायद, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ वो कर लेती है इसलिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करूँगी, आई एम नॉट कम्फर्टेबल वो ड्रेस पहन के, मैं नहीं आ सकती लोगों के सामने। मुझे एक क्वेश्चन किया था, तुम लड़की से रिलेशनशिप करने में कंफर्टेबल हो? क्या जवाब था? तो मैंने बोला शो के लिए ज़रूरत है तो कर लूँगी, ऐसा बोला था तो मजाक में। गलत तो किया नहीं, मुनव्वर बहुत ही सोच ही करता है, बट आई थिंक फ्रेंडशिप के खातिर आज़मा के साथ फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, तो शायद कभी कभी आज़मा का ज़्यादा गलती भी की है तो मुनव्वर उतना आई थिंक बोलता नहीं था, बट रोस्ट किया है मुनव्वर आज़मा को भी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं गार्गी कुंदू, जो इन दिनों द सोसाइटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। स्वागत है गार्गी। हाय, हाउ आर यू डूइंग? मी फाइन। आफ्टर सोसाइटी लाइफ चेंज हुई है, तो क्या चेंज हुआ है? सच बताओ तो सोसाइटी मेरे लिए बिग ब्रेक था जियो हॉटस्टार के साथ। तो बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले मैंने कभी इंटरव्यू पॉडकास्ट ये सब उतना किया नहीं, जो कोलकाता में था वो बहुत रीजनल लेवल पे होता था, तो हम लोग ऐसे एक आपस में करते थे। बट ये जो लाइक बड़े बड़े चैनल के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ कर रही हो, तो ये भी मेरे लिए बहुत बिग है। सो मैं हैप्पी हूँ इसके लिए। चलिए सोसाइटी से ही बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए वो शो मिला कैसे? शो तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आया था, किसका? रस्क मीडिया, यानी रस्क मीडिया नहीं, वो था कोई टैलेंट एजेंसी से, एक लड़की थी, तो उसने मुझे मैसेज किया था। देन मुझे रस्क मीडिया के ऑफिस में बुलाया था एंड मैंने वहाँ पे ऑडिशन दी। ऑडिशन देने के बाद ऑडिशन में क्या हुआ आई मीन था? इंटरव्यू था, नॉट लाइक ऑडिशन, एक्टिंग ऑडिशन तो है नहीं वो। करेक्ट। वो इंटरव्यू था कि 1-to-1 बात करो, उनको समझ में आएगा तो फिर देखेंगे, बाद में बुलाएंगे। तो गई, पूछा ऐसे पर्सनल नॉर्मल बातचीत हुआ, ऐसा कुछ बहुत क्या ऐसा नहीं पूछा? जैसे मैं समझना चाहता हूँ अच्छा। कि एक रियलिटी शो के लिए कास्टिंग कैसे होती है? मतलब रियल लाइफ में तुम कैसे, वो लोग देखना चाहते हैं कि तुम बात करोगे तो तुम बोर तो नहीं कर रहे हो, तुम इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करो, कुछ ऐसा फैक्ट बता रहे हो जो सुनने में इंटरेस्टिंग लगे, और कुछ ऐसा क्वेश्चन वो लोग करते हैं जिसके आंसर तुम्हें वो लोग देखते हैं तुम कैसे देते हो। तो या तो बोलते हैं कि तुम कोई, मतलब मुझे एक क्वेश्चन किया था, तुम लड़की से रिलेशनशिप करने में कंफर्टेबल हो? क्या जवाब था? तो मैंने बोला शो के लिए ज़रूरत है तो कर लूँगी, ऐसा बोला था तो मजाक में। वैसे तो मैं स्ट्रेट हूँ, बट वो मैंने मजाक में बोल दिया था, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि बहुत स्पॉन्टेनियस उसके आंसर होना चाहिए। वो अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया कि उनको पसंद नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें हो गया, क्रैक, क्वालिफाई हो गया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? क्वालिफाई हुआ, बट वो भी रिजल्ट टाइम लगा आने में, 1 महीना टाइम लगा। तो जब मुझे फाइनली आया, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुलाया गया था, बाकी जो पार्टिसिपेंट थे वो लोग भी आए थे। तो वहाँ पे थोड़ा डिबेट किया हम लोग थोड़ा कि कैसे। और उसमें क्या टॉपिक था? उसमें कुछ भी टॉपिक हम लोग उठा लेते थे ऐसे। अच्छा। लाइक नॉर्मली बोल रहे आप लोग बात करो, जो भी टॉपिक आ जाएगा। तो वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, फिल्टर कॉपी में भी मैंने एक शो किया था डिबेट वाला, इम्पोस्टर वाला, वहाँ पे मैं जीत गई थी डिबेट में। तो वैसे तो मैं डिबेट तो मैं कर लेती हूँ अच्छे खासा, बट शो के अंदर इस बार जो सोसाइटी में खुद देख रही हूँ, मैंने सोचा मैं तो डिबेट किया ही नहीं, मैं तो झगड़ा ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोग वहाँ पे फालतू टॉपिक पे ज़्यादा बात कर रहे थे। मतलब झगड़ा जो कर रहे थे ना वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे, कोई रीज़न नहीं था, और मैं रीज़नलेस झगड़ा नहीं करती हूँ, डिबेट नहीं करती। तो ये था प्रॉब्लम कि सोसाइटी के अंदर जाकर मैं थोड़ा शांत हो गई थी, जो और मैं कर सकती हूँ वो नहीं आया।
और ये शुरू से पता था कि मुनव्वर इस शो को होस्ट कर रहे हैं? शुरू से नहीं पता है। नहीं पता था, कब पता पहले लगा? वो लोग बोले कि कोई ऐसा बिग यूट्यूबर, ऐसे बिग होस्ट आएंगे, नाम नहीं रिवील किए। तो वो पता चला, कंफर्म हुआ शो के अंदर ही, जब मुनव्वर आए खुद। फर्स्ट टाइम जब मुनव्वर आया एज अ मास्टर तब पता लगा। बट एक एजम्पशन था, हम लोग सब एजम्पशन लगा लिए थे कि मुनव्वर ही है। कोई कंफर्म नहीं बोला गया था कि मुनव्वर है, बोला था कि हो सकता है और भी कोई हो सकता है। तो हम लोग सब पार्टिसिपेंट जो थे सब ने बोला ना मुनव्वर ही है, तो हम जाके देखा, हाँ वही है। और शो में कोई ऐसा मोमेंट रहा जब लगा हो कि मुनव्वर ने एज अ मास्टर थोड़ी बोलते हैं ना नाइंसाफी की है? हम ऑलमोस्ट हर रियलिटी शो में देखते हैं कि वो अलग अलग फैन ग्रुप्स चलते हैं कि नहीं, जो भी होस्ट है या जज है उसने ये गलत किया। कभी आपको लगा? गलत तो किया नहीं, मुनव्वर बहुत ही सोच सोच के करता है। बट आई थिंक फ्रेंडशिप के खातिर, आज़मा के साथ फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, तो शायद कभी कभी आज़मा का ज़्यादा गलती भी की है, तो मुनव्वर उतना आई थिंक बोलता नहीं था। बट रोस्ट किया है मुनव्वर आज़मा को भी बहुत बार। आज़मा तो हंसी हंसी में वो ले लेता है, बट ले लेती है वो। बट मैं होती तो मेरे को तो आ जाता फिर अच्छा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कि 6 रियलिटी शो करने के बाद भी वो, मुनव्वर आज होस्ट है और वो आज पार्टिसिपेंट है, तो ये सब चीज़ को लेके रोस्ट तो किया है उसको। कभी आपने मुनव्वर को सैड या गुस्सा देखा सेट पे? सैड तो शायरी, जब कब कुछ इमोशनल शायरी बोलते थे तो थोड़ा सा वो माहौल हो जाता था कि स्ट्रगल करके आ जाए, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते थे। बट गुस्सा तो देखा है, सैड उतना दुखी तो नहीं देखी। आपको ना शो में क्राई बेबी का टैग मिला था, क्यों? क्राई बेबी क्योंकि उतना क्राई फिर भी दिखाया नहीं, और मैं ना रो देती हूँ इमोशनली बहुत, मतलब वीक हो कि स्ट्रॉन्ग हो गॉड नोज, क्योंकि जो रो देता है मुझे लगता है वो इमोशनली एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। जिसको इमोशन ही नहीं है वो कैसे रोएगी जल्दी? जिसको इमोशन आती है वही रो देती है। तो लोग बोलते हैं इमोशनली तू वीक है इसलिए तू रोती है। मेरे हिसाब से जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो रो देती है, उसको समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो हो रहा है इसके साथ भी गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत। मैंने दूसरों के लिए भी रोई थी कि यार किसी का स्टोरी सुन के मुझे अगर दुख हुआ तो मैं रो देती हूँ। तो ये मूवी देखते भी मैं तो हॉल में जाती हूँ ना, कोई भी इमोशनल स्टोरी हो, लोग बोलेंगे ये मतलब साइयर इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। पहले से ही मतलब कोई भी मूवी हो जो ऐसा कुछ इमोशनल हो, जिसमें कोई, और मैं एक्टर भी हूँ तो मेरे अंदर वो है, तो लोग इसीलिए वो वहाँ पे मुझे क्राई में भी ऐसा टैग लगा दिया। कोलकाता से हो आप, है ना, वेस्ट बंगाल से हो, जब इधर आए जो मैं बोलूँ बॉलीवुड या जो ये हिंदी बेल्ट का इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अलग लगा? कुछ लगा यहाँ ज़्यादा चैलेंजेस हैं? जिसमें बहुत बार ना यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्ट्रेस से सुना है कि कलर को लेके, हाइट को लेके, भाषा को लेके भी बहुत बार भेदभाव होता है। विटनेस किया? आई थिंक एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ वो तो मतलब अभी भी कर ही रही हूँ। हिंदी बेल्ट, जैसे मैंने बोला, बंगाल अलग ही है। बंगाल में हिंदी में बात बंगाली लोग करते ही नहीं है। और मैं हिंदी सीखी हूँ मुंबई आने के बाद। तो हिंदी सीखना, हिंदी पढ़ना लिखना सब मुंबई आने के बाद 1 साल में किया मैंने। तो मेरे हिंदी टीचर है संजय सर, मुझे हिंदी ट्रेनिंग देते हैं। एंड सर बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है ये कि तुम 1 साल में आके तुमने हिंदी सीखना, बोलना, लिखना सब कुछ कर लिया, तो फ्लुएंसी आने में तुमको टाइम तो लगेगा कि प्रॉपर हिंदी बेल्ट के लोगों की तरह तुम हिंदी बोलोगे, बट आ जाएगा। और मुझे पता है कि वो आई थिंक और 1 साल में मैं फ्लुएंट हो जाऊंगी। मुझे कोई देख के बोल नहीं पाएगा कि मैं तुम बंगाल से हो, ऐसा कुछ। पहले से तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। एंड बाकी स्किन टोन अगर है तो वो तो जो है वो उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत पॉलिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ पता है मुझे कि फेयर स्किन के लिए काम बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में और डस्की के लिए बहुत कम है। तो मुझे लगता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नॉर्मल लड़कियों से जो फेयर होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं है, मेरे मतलब उनसे कम है मेरे पास अपॉर्चुनिटी। मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा उस चीज़ों में कि जो मिल रहा है काम उसमें मुझे शाइन करना है। मेरे पास ज़्यादा है नहीं ऑफर, तो मैं तो बहुत करती हूँ, जो मुझे मिलता है ना मैं वो अच्छे से करूँ और वो करके दिखाओ तो ही प्रूफ हो जाएगा वो चीज़। और कभी ऐसे कोई रिजेक्शन इस वजह से मिला है? बहुत मिला है, ये रिजेक्शन बहुत मिला है। क्या बोलते हैं? एक्टिंग देख के तो कोई रिजेक्ट आज तक किया नहीं मुझे। आज तक मुझे ऐसा बोला नहीं कि तुम्हारा एक्टिंग खराब है इसलिए तुम रिजेक्टेड हो। तुम रिजेक्टेड हो क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा बंगाली टच आ रहा है, एक पॉइंट। देन तुम रिजेक्टेड हो बिकॉज तुम्हारा स्किन टोन डस्की है, उनको फेयर लड़की चाहिए, अप मार्केट लुक चाहिए। मैं सोचती हूँ अच्छा पर मैं डाउन मार्केट हूँ, अच्छा क्या मैं क्या दिखती हूँ मैं? तो बोलते नहीं तुम मिडिल क्लास में आते हो, मतलब मेरा लुक जो है वो मिडिल क्लास, नेक्स्ट गर्ल, मतलब नेक्स्ट डोर गर्ल, वो हाँ वो वाला लुक में आता है। वो जो रिलेटेबल लुक में मेरा लुक होता है, मैच होता है। तो मैंने बोला ठीक है, रिलेटेबल स्टोरी तो आज बहुत होता है तो मुझे चांस मिलना चाहिए फिर।
स्टिल वो रिलेटेबल कैरेक्टर के लिए भी फेयर लड़की ले लेते हैं और उनको थोड़ा डस्की बना देते हैं और Correct. देन उसको काम दे देते हैं। तो मतलब फेयर लड़की को ही लाते हैं, उनको ही काम देते हैं, वो डस्की लोगों को लेके रियल नहीं दिखाते। मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है कि तुम अगर करना चाहते हो डस्की शौक तुम कर रहे हो, स्पेशली टेलीविजन सीरियल में ये ज्यादा होता है, मूवी वेब सीरीज में रियल फिल्मों में भी होता है। भूमि पेडनेकर को आप काला करके फिल्म में दिखा रहे हो, हाँ, वो भी बूढ़ा सही। बना रहे हो तो तापसी पन्नू और भूमि को फिल्म के लिए हाँ, वैसे तो कास्ट कर fair रहे actress हो। को- ऋतिक रोशन को आप काला करके दिखा रहे हो भाई साहब, इससे ज्यादा क्या होगा। तो मुझे लगता है फेयर लोगों के लिए दो ऑप्शन ही होते हैं, उनको काला भी कर देते हैं और फेयर तो है ही, और हमको तो गोरा वैसे वो उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं जैसे। मुझे लगता है जिसको जो तो रियल रखो ना, फिर जो डस्की स्किन है उसको ही कास्ट करो, क्यों डस्की स्किन के एक्टर की कमी थोड़ी है, बट अभी कमी है। पहले वो दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी भी डस्की थी, काजोल, रानी मुखर्जी, दे और डस्की, दे आर ऑल आर डस्की, बिपाशा बसु आल्सो। बट अभी आप देखोगे तो डस्की सब गोरी चिट्टी एक्ट्रेस नहीं एकदम। लॉन्च हो रही। करेक्ट। सब गोरी चिट्टे डस्की एक्ट्रेस कहाँ लास्ट कब है, आप ही बताओ, लास्ट कौन लॉन्च हुए थे? Correct, बहुत सब dusky। गोरे चिट्टे और राधिका एक जैसे। आप्टे डस्की लास्ट एक्ट्रेस थी। उसके बाद कौन, मुझे तो याद नहीं आ रहा है ऐसे कोई डस्की कोई लॉन्च हुई फेयर है। इनफ, फेयर इनफ। मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन्च हो जाऊँ। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स आपके, है ना, जो आजकल हम सुनते हैं कि इसके बेसिस पे भी कास्टिंग होती है। आपको किसी ने आके कुछ ऐसा बोला कि तुम्हारे फॉलोअर्स अच्छे हैं, चलो काम रियलिटी करते शो हैं। में आई थिंक ज्यादा काम आती है ये सब चीज, ऐसा नहीं टेलीविजन में बिल्कुल नहीं। टेलीविजन में सीरियल में तो ये सब दिखते ही नहीं है, एंड मूवीज में भी नहीं दिखते, एक्टिंग में ही हो जाता है वो। तो मुझे लगता है या तो बहुत हाइप हो जाए अगर उस इन्फ्लुएंसर का, बहुत ज़्यादा वो वायरल और ट्रेंड में चल रहे, क्योंकि ट्रेंड में बहुत कम लोग ही चलते हैं। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ ट्रेंड में आ जाए और कुछ ऐसा कर दे, लोग की नज़र में आ जाए, तो जाके उसको ऑफर मिल जाता है काम का, एक्टिंग का। फिर ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वही है कि ऐसा कुछ नहीं है, फॉलोअर है मतलब तुमको इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहिए, एक्टिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही काम मिलेगा। ट्रेंड का जिक्र किया, मुझे दो लोग याद आए। एक उर्फी जावेद, जिनसे भी आप हाल ही में मिले थे एक इवेंट पे। तो पहले तो बताइए, हाउस उर्फी, लाइक वो इंसान मेरे लिए डार्लिंग है। उससे जितने भी, चाहे ड्यूरेशन में बात हो, चाहे जल्दी हो, चाहे वो चुम्मेश्वरी लड़की है वो। चुम्बेश्वरी करेक्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पर्सनली जब मिली हूँ बातचीत करने में कोई ऐसा हेजिटेशन हुआ ही नहीं। मतलब जैसे कि होता है ना कि अच्छा मैं नहीं जानती तुम कौन हो, ऐसा नहीं, नॉर्मली बात की है तो अच्छा। फिर मैंने बोला कि मैं सोसाइटी शो में आई थी, ऐसा कुछ। ओ अच्छा, मुनव्वर का शो है बोल के फिर हम लोग बातचीत किए एज अ, और हम लोग केक कटिंग किए, वो मुझे केक खिलाई। सो आई लाइक इट कि वो जैसे 5 मिनट के अंदर वो थोड़ा सा वो क्लोज हो गई। हाँ, ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड है और बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। वो अपनी दुनिया में है, मैं अपनी जगह पे हूँ, बट सीनियर है मुझसे। स्टिल आई लाइक कि वो जैसे वो बॉन्डिंग बनाई। बहुत सारे लोग का एटीट्यूड में ही एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो नहीं है उसके अंदर। ठीक है। दूसरी शख्सियत है, शो में थी, खुशी मुखर्जी, है ना। एक तो आपके साथ शो में थी, दूसरे उनके जो कपड़े हैं वो बहुत खबरों में रहते हैं, है ना। जिस तरह से वो कपड़े पहनती हैं, फिर वो बोलती हैं कि फ्रीडम है, और एग्जाम्पल दिया जाता है उर्फी का कि उन्होंने भी तो किया था। हाउ डू यू सी दिस? खुशी का तो आई थिंक आप भी इंटरव्यू लिए हो ना, मैंने देखा है। तो खुशी वैसे उसके पहले तक बड़े सही कपड़े पहननी थी वो। अच्छा, इंटरव्यू के पहले? करेक्ट। अच्छा, मैं अच्छी लड़की है, सामने से मैं मिली हूँ। शो के अंदर बिहेवियर वाइज मेरे साथ तो कुछ ऐसा किया नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि मेरे साथ बुराई की, कुछ ऐसा की। बट बाकी जो शो में झगड़ा उसका होता रहता था दूसरे लोगों के साथ, और वो रीज़न भी कुछ था अजीब, अटेंशन सीकिंग। मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में वो है, अटेंशन वो मांगती है, बट अटेंशन तो सभी मांगते हैं वैसे, वो कुछ ज़्यादा मांगती है शायद, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ वो कर लेती है इसलिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करूँगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल वो ड्रेस पहन के, मैं नहीं आ सकती लोगों के सामने। वो आ रही है, अब वो कंफर्टेबल है, मैं होती तो मैं ये सब नहीं करती। मुझे एक सोसाइटी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है कि ये कपड़ा मैं नहीं पहन सकती, लोग क्या सोचेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे मेरे बारे में, और मैं नहीं चाहती कुछ गंदा बोले मेरे बारे में, लोग ऐसे इस टाइप की बातें करे, मुझे गाली दे फालतू में। बट उसको अगर उस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ। मैं उसको बोला भी, मतलब ऐसे बात। शो में कभी बात हुई इस बारे में? शो में तो हर किसी के साथ ही बात हुआ। तो हमने बोला कि अब तुम कर रहे हो तो तुम अगर कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो खुद ही लड़की वो कर रही है तो कितना ही बोलूँ तो वो नहीं सुनेगी ना, वो तो करेगी। वो अगर करना चाहती हो, कोई नहीं रोक सकती उसे। करेक्ट।
आपका सोशल मीडिया देख रहा था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ मेरे को फोटोज दिखे, अर्जुन कपूर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, औरी, सारे ईशान इवेंट खट्टर। श्रद्धा कपूर के साथ तो मील के हक करके वो तो कैसा था? मतलब मैं अगर जितने भी लोगों से आप अभी तक मिले हो, हम लोग बहुत बार सुनते हैं एक कहावत भी कि अपने आइडल से मत मिलो, हाँ है ना? और ये सब सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं बहुत लोगों के आइडल्स हैं, या हम लोग इनके बारे में बहुत पढ़ते देखते सुनते हुए आए हैं। जब उनसे मिले तो वैसे ही था जैसा सोचा था, या फिर अलग एक्सपीरियंस? और सबसे प्यारा कौन था इनमें? सबसे ज्यादा टाइम मैंने श्रद्धा कपूर के साथ ही बिताई, क्योंकि मेटा का इवेंट था और उसमें हम लोग रील बनाए हम लोग, और रील एक स्वीट सा ऐसे बनाए, डांस किए, और श्रद्धा बहुत हंस रही थी, मतलब क्यूट ऐसा एक्सप्रेशन दे रही थी, मुझे भी बोला कि यू आर क्यूट, मुझे बहुत खुशी हुई वो सुन के। एंड देन एक प्राइज मेटा की तरफ से मुझे दिया, देन हक किया मुझे, हम लोग बात किए, बाद में फोटो सेशन भी हुआ, उसमें भी बात किए। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं श्रद्धा के साथ ही स्पेंड की वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी टॉप एक्ट्रेस होते हुए भी, एंड स्टार किड में से मुझे मेरा फेवरेट श्रद्धा कपूर ही है। स्त्री रिलीज हुई थी उस टाइम, एंड मैं तो एकदम पहले ही चली गई देखने स्त्री, बिकॉज वो जो है वो कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी जो है वो जो है मुझे बहुत पसंद है। हॉरर कॉमेडी कुछ भी, भूल-भुलैया, स्त्री, ऐसी टाइप की कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद है। एंड मैं खुद करना चाहती हूँ ऐसी टाइप की मूवी, मुझे चांस मिले, मैं बहुत मजा करूंगी ऐसा मूवी होगी तो। देन और बाकी ओरी के साथ मिली हूँ, उसको मैंने बोला कि मेरा फ़ोन अंदर रख दिया, वो मेरा फ़ोन कवर के लिए मैंने बोला, देखो ओरी तुम यूज़ करते हो और मैं भी यूज़ करती हूँ, लोग बोलते हैं मैं तुम्हारा कॉपी करती हूँ, तो क्या बोला? बोला कि ना ना ना, इसमें अलग था वैसे तो फ़ोन कवर। देन मैंने तो लोखंड वाला से लिया है, पता नहीं ओरी कहाँ से लेता है, ओरी के पास बहुत पैसा है, वो कहीं और से भी ले सकता है। और ये करता क्या एग्जैक्टली, डू यू नो? मैंने सुना है कि वो बिजनेस, मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, एंड उसके पापा बहुत बिग कोई सिंधी बिजनेसमैन है, ऐसा मैंने सुना है। अंबानी के साथ फ्रेंडशिप है तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी बड़ा आदमी होगा। और टॉप लेवल के सेलिब्रिटी दोस्त है तो कोई बड़े बड़े आदमी होंगे ऑब्वियसली। तो करता क्या, मतलब फैमिली बिजनेस अगर है तो वो भी बिजनेस ही करता होगा। इंडस्ट्री में क्योंकि आप बाहर से हैं, जो एक इनसाइडर आउटसाइडर वाली चीज़ चलती है, जिसमें अक्सर जो बाहर के लोग हैं, खासतौर से लड़कियां, वो एक चीज़ का जिक्र करती हैं जिसको कास्टिंग काउच कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, सेक्सुअल फेवर्स एंड ऑल कहते हैं। आपने कभी कुछ ऐसा विटनेस किया? आपको किसी ने उस गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की? अप्रोच तो आते ही होंगे ना, ऑब्वियसली लड़की हो, इनफैक्ट लड़के को भी आते हैं, बॉयज को भी बहुत सारा बिल्कुल बिल्कुल, होता है। बहुत सारे एक्टर्स मेरे ने भी बोला सामने ही है। मतलब बॉयज जो कुछ लड़के हैं फ्रेंड, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मैं बोलती हूँ मैं लड़कियों के बहुत मतलब मैं तो बोलती हूँ कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट है तो वो अगर आज बोल रहे हैं और दूसरी दिन वो काम देंगे, तुम्हारे टैलेंट को देखकर काम देंगे ही, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम आज मतलब मना भी कर दोगे ना कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल जो भी हो रहा है, बट वो अगर तुम उस लायक हो तो तुम्हें वो काम देंगे। मैं समझाती हूँ दोस्तों को भी, अगर कोई डिप्रेशन में जाता है, कि मैं भी एक टाइम पे थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, डिप्रेशन में, कोलकाता इंडस्ट्री में, नॉट मुंबई। मुंबई उस मामले में बहुत सही है मेरे हिसाब से। मैंने कोलकाता में बहुत सारा ऐसा फील किया, एंड मैंने वहाँ पे बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। कोलकाता इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा है, हाँ वहाँ पे ज्यादा रीजनल इंडस्ट्री और ज्यादा है ये चीज, और वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट होती है। और मैं इसलिए कोलकाता इंडस्ट्री छोड़ा। एक टाइम पे मैं सुन के ना बहुत ज्यादा मैंने सोचा यहाँ पे मुझे काम ही नहीं करना, मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे ये हो गई थी। और सच बताओ तो कोलकाता इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है, करप्शन है। तो मैं मुंबई आ गया, और मुंबई में आके मुझे शुरू में ऐसा फेस किया मैंने, 2-3 महीने 6 महीने तक मैंने बहुत गलत लोगों को, मतलब ऐसे कॉफ़ी शॉप में मिलके ही मैं समझ गई कि ये लोग को क्या है। फिर वो कॉफ़ी शॉप या ऑफिस में मिलके मैंने वो सेकंड टाइम में नहीं गई, बट अभी मुझे मैसेज आता है उन लोगों का, बोलते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम मैं बोलती हूँ अच्छा अभी मैसेज कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं अब तुम्हारे लिए काम है तुम करोगे। मैंने बोला अच्छा ओके, ऐसा मैं हैप्पी हो जाती हूँ ये चीज़ें कि वो लोग अभी मुझे काम के लिए सोच रहे हैं, एंड डायरेक्टली मुझे वर्क के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। मैं उन नई लड़कियों के लिहाज से ये चीज़ समझना चाहता हूँ जो इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, किस तरह से अप्रोच किया जाता है, मतलब क्या बोला जाता है? जो नए लोग हैं वो कैसे ये चीज़ समझे कि नहीं यार मेरे को यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, या अगर कोई ये बोल रहा है इसका मतलब उसका इंटेंशन गलत है? लड़कियों को तो जो नहीं आ रहे हैं ना इंडस्ट्री में, जैसे मैं भी न्यू ही हूँ मुंबई में, 1 साल ही हुआ है, तो आई एम ऑल्सो न्यू, बट मुझे पता है क्योंकि मैं रीजनल इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, वहाँ का माहौल मुझे पता था, तो मैं बहुत सावधानी से मुंबई में आई। बट स्टिल मेरे साथ कुछ वैसा
पैसों को लेकर स्कैम हुआ है मेरे साथ, वो भी हुआ है। पैसा बताइए ले प्लीज। जैसे कि कार्ड बना देंगे, मुझे बोला कि तुमको अगर मुंबई इंडस्ट्री में काम करना है तो तुमको आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, और बंगाल में आर्टिस्ट कार्ड होता है वहाँ पे 6-7 हज़ार दे के आर्टिस्ट कार्ड का कुछ है, एक साल का 1 साल का होता है, फिर उसको ठीक है। रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे सच में ही ये चीज़ चलता है, आर्टिस्ट कार्ड से तुमको मेडिक्लेम वगैरह का ये सब सुविधा मिल जाएगा। मुझे लगा मुंबई में भी ऐसा कुछ है, और मैं आई तो किसी ने मुझसे 20,000 मांगे और बोला ये मुंबई है, कोलकाता से ये ट्रिपल कॉस्ट में सब कुछ होता है। और मैंने बोला ठीक है, होगा फिर। और मुझे था कि और बोला कि तुम कार्ड लोगे तुम्हें काम मिलना चालू हो जाएगा। और मैं पैसा दे दिया 20,000, फिर वो मुझे ब्लॉक कर दिया, गायब। और मैं उसको फेसबुक में मैसेज कर रही हूँ, सब जगह भी, इंस्टा पे सब जगह मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर वो ब्लॉक करने के बाद फिर से उसने मुझे ये किया, एक दिन ब्लॉक ओपन कर दिया और फिर हाई हेलो करना चालू किया। और मैंने बोला क्या हुआ, मेरा 20,000 लेके तुम भाग गए? और बोल रहे कि नहीं 20,000 कहाँ लिया, तो ऐसा ऐसा वो ब्लॉक ओपन किया, पता नहीं क्यों किया। मैंने बोला अब तुम नहीं दोगे ना, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, वैसे भी हो गया था 1 साल, और उसे पता है कि 1 साल की मैं नहीं करूँगी, वो समझ में मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं 20,000 के लिए 1 साल बाद फिर मैं जाऊँ और कंप्लेंट डालूँ, ये सब मैं नहीं कर सकती। तो मैंने छोड़ दिया वो चीज़। ये स्कैम होता है पैसों को लेके बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे कास्टिंग काउच को मतलब बहुत ना ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो इन्फिनिटी मॉल में आपको मिल जाएगा, इन्फिनिटी जो अंधेरी वाला, वहाँ पे बहुत स्कैमर्स है, वहाँ पे नहीं जाना है कभी। लड़कियों को मैं बोलूँगी वहाँ पे मीटिंग नहीं करना है। मैं पहले 1-2 महीना करके मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैं इन्फिनिटी मॉल जाती हूँ, तो वैसे मास्क पहन के जाती हूँ, मुझे पहचान है ना, और वहाँ पे स्कैमर लोग जाते हैं ना, देखते आगे आ जाओ, बात करनी है काम के बारे में, और मैं तो मुंह घुमा के सीधा चल जाती हूँ उल्टी तरफ। तो और लव एंड लैटे ये सब कैफ़े में जो मीटिंग होता है ना, ये कभी कोई काम के नहीं है। इनफैक्ट स्टारबक्स में भी बहुत सारे फ्रॉड मीटिंग्स होते हैं, नहीं जाना है ये सब जगह पे, लड़कियों को मैं बोलूँगी नहीं जाना है। एंड जो ऑफिस में प्रॉपर, और देखो कास्टिंग एजेंसीज है, प्रॉपर कास्टिंग हाउसेज है, तो आके ही वहाँ पे जाओ, पता कर लो गूगल पे। तो नई लड़की को ना थोड़ा सा ना समझ के, मतलब दिमाग काम करना चाहिए। शुरू में आके ही गलत जगह पे मैं भी गई हूँ, बातचीत मैंने किया, बट मैं सीखा उस चीज़ों से कि कैफ़े में जो बुलाते हैं, जो ऐसे इन्फिनिटी मॉल में बुलाते हैं, कभी नहीं मिलना उन लोगों से। कहते हैं ठोकर खा के इंसान सीखता है, पैसा तो वही नहीं देना। सीख आप दूसरों को दे रही हैं, तो थैंक यू गलती से उसके मतलब लिए। पैसा वैसा कुछ नहीं देना, वो काम आएगा। पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, पैसा देने के लिए नहीं आते। पैसा देके तुम वर्कशॉप करो ना, तुम क्लास करो, एक्टिंग कोर्स कर लो, तुम वहाँ पे इन्वेस्ट करो। मैंने इन्वेस्ट किया, एक्टिंग कोर्स किया, वर्कशॉप की, और खुद को इम्प्रूव करने के, बट मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने नोटिस किया कि हुआ है उससे। एंड मैंने अभी हिंदी का भी क्लास अलग से लेती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट की अपने क्राफ्ट को सही करने के लिए, बहुत इन्वेस्ट किया। पैसा अटका है कहीं, कोई शूट किया हो उसका पैसा ना मिला हो? हाँ ये भी हुआ है। कितना? बट ये आई थिंक फ्रॉड केस में ही हुआ है नॉर्मली, जो स्कैमर्स होते हैं, ऐसे इंस्टा का कुछ कैंपेन आया, करवा लिए, फिर गायब हो गए, कुछ पैसा नहीं दिया और वो ब्लॉक कर दिया। एजेंसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, एजेंसी गायब, जो एजेंसी करवाए। तो ये तो इंस्टा पे भी होता है। और इंडस्ट्री में बताऊँ तो अभी तक ऐसा कुछ एक्टिंग के लिए हुआ नहीं है। जहाँ पे भी मैंने एक्टिंग का काम किया है, मुझे पैसा मिल चुका है। मुंबई में, बंगाल में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है ये सब चीज़, कि काम करवा के पैसा नहीं दिया। आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है कि जो मुंबई इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली इंडस्ट्री के। हाँ, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री ने मतलब मेरे को दिया है ऑब्वियसली, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मुझे काम दिया है। बट मैं क्यों नहीं वहाँ पे रही, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। नहीं तो मैं वहाँ पे ही रहती ना, वहाँ पे ही करती रीजनल इंडस्ट्री में। क्यों अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मैं आऊँगी बाहर। तो मुंबई इसीलिए आई कि पहली बात तो मुझे ड्रीम था कि मैं बॉलीवुड में काम करूँगी, बट इतना जल्दी भी नहीं आती, मैं वहाँ पे थोड़ा और स्टेबल होके आती। बट मुझे छोड़ना पड़ा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी वहाँ पे रह के कि कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा कुछ करने जा रही हूँ, यहाँ पे लोग ग्रो ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। तो ये है। अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है आपका, क्या प्रोजेक्ट्स, क्या शो? अभी टीवी सीरीज जो वर्टिकल फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो मैं कर रही हूँ। एंड उसमें रिलीज़ है, 2-3 रिलीज़ जो है वो आने वाला है। कुकू एंड कुकू मतलब अच्छा वाला, कुकू का एक जो वर्टिकल, हाँ FM है, उसका होता है फैमिली ड्रामा, प्रॉपर फैमिली ड्रामा। कैसे वो आई थिंक वो कुछ कोरियन ड्रामा का इंडियन वर्जन, मे बी, आई एम नॉट श्योर कि कोरियन ड्रामा की है, बट वो हम देखते हैं ना पॉकेट FM, उस टाइप की कुछ वो आने वाला है। एंड कुछ म्यूजिक वीडियो का भी अभी एक शूट हो गया और बाकी कुछ चल रहा है। एंड ब्रांड शूट इंस्टा का ये तो चलता रहता है, ये तो मतलब कभी आता है कभी जाता है, ऐसा चलता रहता है। एंड मैंने रेड चिलीज में मैंने छोटा सा एक काम किया है, रेड चिलीज SRK के प्रोडक्शन में।
सो वो भी आने वाला है, बट मेरे लिए शायद लोग बोलेंगे सोसाइटी करने के बाद वो मेरे लिए कम ही है, थोड़ा सा छोटा पार्ट। आर्यन की वेब सीरीज मैं अभी नहीं बता सकती वो चीज़, क्योंकि थोड़ा मना है वो बताना। करेक्ट, एनडीए। जो भी है कैरेक्टर का छोटा भी है, स्टिल नहीं बता सकती हूँ, मना है बोलने के लिए। करेक्ट, एनडीए। तो बट पता नहीं मैं दिखूंगी कितना देखूंगी। होता है ना कभी कभी ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि शूट होने के बाद कि मैं दिखूंगी उस सीरीज में। होता है ना कि ऐसा बहुत बार edit table में एडिट चीजें टेबल पे आउट काट-छाट कर कर देते दी हैं। जाती वो हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। तुम्हारे एक्टिंग के लिए, वो होता है कि मूवी Crisp के करने रिक्वायरमेंट के के लिए लिए। वो नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को ये मेरे साथ आई थिंक एक बार हुआ है, पहले एक बार ही हुआ है, ज्यादा नहीं। कौन से प्रोजेक्ट में? बंगाल में हुआ था। और उस टाइम भी मैंने डिसाइड कर लिया था, अब से एक्सपेक्टेशन ही मत रखना, शूट करो, अगर एडिट टेबल में कट भी हो जाए तुम दुख मत करना उस चीज़ के लिए। शायद वो मूवी के रिक्वायरमेंट में नहीं है या फिर सीरीज के रिक्वायरमेंट में नहीं है। मैंने एक्चुअली उस टाइम मेरे डायरेक्टर को पूछा था, और बहुत रो रो के पूछा था क्यों कट किया मेरा सीन, क्यों कट किया। डायरेक्टर ने बोला तुम्हारे एक्टिंग के लिए कट नहीं किया, ट्रस्ट करो। उस डायरेक्टर ने मुझे बाद में काम दिया है, बोला कि एक्टिंग के लिए अगर तुमको होता तो फिर मैं दूसरे सीरीज में तुमको नहीं डालती। तो यही है कि होता है, होता रहता है, एक्सपेक्टेशन कम रखो तो ही लाइफ में ग्रो ज़्यादा करोगे। डन, थैंक यू सो मच गार्गी बातचीत के लिए और अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। सेम है, सेम है। Hi, I am Gargi Kondu and you are watching me on Galata India.